अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तलिफ इशूज़ पे डिस्कशन होगी आपके साथ। और इस्लामाबाद स्टूडियो से मज़हर बड़लास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बड़लास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो फाइनली वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो फैसला देने का इख्तियार ही नहीं है। पीटीआई एक सियासी जमात है और वो इंतखाबी निशान की हकदार है। अब इलेक्शन कमीशन के पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कल एक इजलास तलब किया है जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना है या फिर नहीं। और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर सवालिया निशानात जो हैं वो उठ रहे हैं। अगर कल ये डिसाइड हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट वाला जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल किया जाएगा तो जानिबदारी की जो एक कन्फर्मेशन है उसके ऊपर एक और स्टैंप लग जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो इलेक्शन करवाना है, ना कि डिफरेंट पार्टीज़ को या नापसंदीदा पार्टीज़ को इलेक्शन से बाहर करना है और वो इलेक्शन लड़ ही ना सके। यानी कि जो इनकी जिम्मेदारियां हैं इलेक्शन कमीशन की या जो उनके इख्तियारात हैं उनसे ये इदारा जो है वो हट रहा है। यही बात पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी कही गई है और ऐसा लग रहा है जैसे ये बुग़्ज़ इमरान में सब कुछ हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो इस वक्त दिन रात एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि खान साहब या उनकी पार्टी को इलेक्शन जो हो रहे हैं 8 फरवरी को उससे बाहर कर दिया जाए। लेकिन खान साहब के लिए अफसोस की बात यह है कि ये पसंद भी खान साहब की थे, फिर बात आ जाती है मरदम शनासी पे। पहचान ही ना सके खान साहब इस बार भी एक सही इंसान को। और खान साहब जो हैं वो NA 122 के बाद अब NA 89 यानी कि मियाँ वाली का जो हल्का है उसकी इलेक्शन दौर से भी वो बाहर हो गए हैं। इसके ऊपर एक तफसीली पैकेज आप मुलाहिजा कीजिए, फिर वापस आते हैं और डिस्कशन करते हैं। बड़लास साहब, आपने देखिए पैकेज रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, क्या कहेंगे? बल्ले का निशान जो है वो तो पीटीआई को वापस मिल गया है, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा है कि मियाँ खान साहब जो हैं उनको मियाँ वाली का जो हल्का है 89, आप भी जानते हैं कि 2 NA के जो हल्के हैं कौमी असम्बली के, वहाँ से उन्होंने अप्लाई किया था, दोनों से ही इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए हैं। पीटीआई खुशियाँ मनाए या फिर अफसोस करे? वो एक दिन पहले भी मैंने कहा था सुमेरा मिर्जा को पीटीआई के लिए ऐसी सूरत गम वाली, तो वो उसके फिक्र निकली। अब गुजारिश ये है कि बल्ले का निशान तो वापस हो गया, लेकिन हमें लगेगा कि इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान कितना सरगर्म है पीटीआई के खिलाफ। इतनी दौलत का मुजाहरा इलेक्शन कमीशन करता है। पीटीआई और बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से पिछले 4 सालों से इलेक्शन कमीशन बहुत सरगर्म है और आपको पता ही है ये इलेक्शन कमीशन कहां तक कानून की पासदारी करता है और आइन की पासदारी करता है जी। ये इसी इलेक्शन चेयरमैन साहब फरमाया करते थे कि मैं तो सदर साहब के खत का जवाब देना भी अपनी समझता हूँ। बिल्कुल ये इस हद तक कारबदार थे और फिर इनको सुप्रीम कोर्ट ने बांधा और फिर ये मजबूर सदर साहब के पास भी चले गए। इस दौरान आपने देखा कि कई मराहल ऐसे आए कि इलेक्शन की तारीख से भागता रहा और आइन को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया, ठीक हो गया। लेकिन पीटीआई का मामला या बानी पीटीआई का मामला जो है उसमें इलेक्शन कमीशन कमल फरीक बन के खड़ा। वो जो मुतल्लिका सियासी फरीक है वो इतने गर्म नजर नहीं आते ना हमें कमीशन नजर आता है। हाँ जी, देखिए आपने 2 हल्कों का हवाला दिया, लाहौर और कवाली का। जी जी, ठीक है। लाहौर वाले हल्के मुझे भी अंदाजा है कि उसका एक 20 का निंदा इस हल्के से था। सुनी बात है, सही है। आरोप चाहे तो मंजूर कर सकते, ना चाहे तो नहीं ना करें, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन मियाँ वाली में जो मुस्तद यहाँ मैं एक और बयान कर दूं, 8 जनवरी को मियाँ नवाज शरीफ की नामी खत्म होती है। बड़लास साहब आपकी ऑडियो में थोड़ा इशू आ रहा है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। मैं जरा नुखैज़ साहब से इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। नुखैज़ साहब, क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन के जानिबदारी के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने भी यही बात की कि फैसले का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये तैनाती जो है ये खान साहब के हिस्से में आई थी। वही बात कि किसी को भी किसी के कहने पर कहीं भी लगा दिया, कानों के कच्चे हैं
अब जाके हमने देखा है कि खान साहब को भी इन चीज़ों का एहसास हो रहा है। आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? बहुत शुक्रिया सुनारा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, तो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से क्या किया जा रहा है? ठीक है ना, आपको उस तरफ से कोई मोहब्बत नहीं, क्या उसे कहते हैं, एक बुग़्ज़ इमरान हो गया और एक हुब्बे इमरान हो गया। ठीक है, उस तरफ से भी तो देखें ना, वहाँ उनको बार बार उधर से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन उस तरफ की बात इसलिए नहीं की जाती कि वो तो रिलीफ है। साहब उन्होंने ये कहा ना कि इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन, अदालत ये बात बगैर मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन एक बाख्तियार इंडिपेंडेंट इदारा है। ठीक है, तो अदालत कैसे कह सकती है? सुने, और इलेक्शन कमीशन के पास अगर इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबी निशान देने का इख्तियार तो है, लेने का इख्तियार नहीं है। वो अजीब सी बात नहीं है? इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में कोई फैसला कर सके। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो उसकी वो उसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? अदालतों में या इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन के हवाले से, सियासी पार्टियों के हवाले से जो इलेक्शन के मामलात हैं वो इलेक्शन कमीशन ने ही देखने होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारी बहस उस वक्त मंतकी अंजाम को पहुंचेगी जब कल एक इलेक्शन कमीशन का इजलास हो जाता है, तो उसमें अगर वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जाना है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा। ठीक हो गया। और जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगी तो सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी जाती ख्वाहिश थी, मैं कल भी आपको बता रहा था और वो आज पूरी हुई है, कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिलना चाहिए। बिल्कुल, पार्टियों को बल्ले अपने निशानात मिलने चाहिए ताकि इलेक्शन की फिजा बरकरार रह सके। ठीक है, अच्छी बात है, उनको निशान मिल गया। ना सिर्फ निशान मिला है बल्कि आपने सुन लिया होगा यास्मीन राशिद को भी सवाल लड़ने की इजाजत मिल गई है। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो जो बहाने थे हमारे दोस्तों के कि जी हमारे कागजात नामजदगी छीन लिए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं, हम मजलूम हैं, तो बात वो इलेक्शन कमीशन पर ही कर रहे हैं ना। अब अदालतों से जाके उनको रिलीफ मिल रहा है। कमीशन पे कर रहे हैं तो वो खुद भी तो अदालतों में गए हैं ना। तो इलेक्शन कमीशन अदालतों में जा रहा है, किसी बुनियाद पे जाएगा ना, किसी ठोस बुनियाद पे जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन के मुकदमे में जान नहीं होगी तो इलेक्शन कमीशन को वो रिजेक्ट हो जाएगा, हार जाएगा इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन बल्ले का निशान रहेगा। जैसे पीछे ये चाह रहे हैं कि जज्बाती फिजा कायम करके इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि भाई आपकी मेहरबानी, आप ना ये देखें हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। तो खौफ किस बात का? अगर आप सच्चे हैं और आपको लगता है कि अदालतों में जाने, सुप्रीम कोर्ट में जाने से आपकी सुबकी नहीं होगी, हाँ जी, तो जाने दें उनको। वो अगर जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आजकल जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, तो अब इस तरह की इनसिक्योरिटीज जो है वो फिर पीटीआई को भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी। पेशावर हाई कोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट मान लिया जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अब जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फिर पीटीआई को भी जाना पड़ेगा। पर कड़वा थू तो ये बात गलत है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आए हैं उन्हीं के नतीजे में देखिए क्या क्या कुछ हो रहा है। अच्छा नुखी साहब, एक और बात मैंने इंट्रो में भी की और अब भी हम इसको डिस्कस करते हैं। चलें, बरलास साहब से हमारा जो है वो ऑडियो का इशू सॉर्ट आउट हो गया। बरलास साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा प्लीज। ये मान लिया लाहौर में एक बात थी कि लाहौर में एक तजवीज करनिंदा जो था वो एक दूसरे हल्के का था। ओके, उसमें ये है कि यारों को इख्तियार होता है वो दरखास्त को कबूल कर ले या ना करे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन मियां वाली ये इशू नहीं था। ठीक है। और उसके बरक्स आप देखे कि मियां नवाज शरीफ की नाहली खत्म होती है 8 जनवरी को। हाँ जी, 8 जनवरी को नाहली खत्म होती है। 28 दिसंबर को कागजात कैसे मंजूर हो गए? 29 दिसंबर को कागजात कैसे मंजूर हो गए नाहली से पहले? और जब नाहली खत्म हुई 8 जनवरी को, तो उसके बाद इतलाक होगा, तो वो पहले कैसे खत्म हुआ? पहले उनके कागजात कैसे मंजूर हो गए? बिल्कुल सही। अब इलेक्शन कमीशन का है, देखिए हाईकोर्ट का फैसला मानने से इनकारी है। हाँ अभी तक उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बल्ला निशान बहाल नहीं किया। बिल्कुल तो ऐसे। क्या इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान अदालतों से लड़ने जा रहा है? ये जो अभी नफीर साहब ने बात की कि यास्मीन राशिद को भी इंसाफ मिल गया, देखिए वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं मिल रहा इंसाफ। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जानबदारी मिल रही है, ये रिलीफ मिल रहा है अदालतों से। कल भी मैंने गुजारिश की थी कि रिलीफ भी उन लोगों को मिल रहा है जिनके कागजात मुस्तरद हुए, मगर वो लोग इस नेमत से भी महरूम हैं
जिनके कागजात जमा नहीं हो सके थे, जिनके कागजात छीन लिए गए थे, जी जी। वो तो बेचारे क्या चक्कर मारे, किससे इंसाफ मांगे। अब जी ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन कमीशन। मुझे ये नहीं समझ आती कि इलेक्शन कमीशन इतना सरगर्म फ्रीक कैसे बन गया। वो एक कार्ड पार्टी के साथ किस तरह बड़ला साहब यही बात तो समझ नहीं आ रही ना कि फरीक ये कैसे बन गया। इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती जो है वो खान साहब की पसंद से हुई थी, और अब जो है वो ये सारा कुछ जो वो खान साहब के खिलाफ हो रहा है। वो खान साहब कहते हैं कि किसी और तरफ से कहा गया था कि ये बड़े अच्छे आदमी हैं, तो खान साहब ने भी मान लिया। वाह वाह। हमारे जो सियासी दोस्त है ना, वो मियां नवाज शरीफ हूँ, इमरान खान हूँ, या यूसुफ रजा गिलानी हूँ, या कोई हूँ, हमारे सियासी दोस्त कहीं से नाम आने वाला जो है उसको कबूल कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि ये जो निगरान वजीर आजम है काकड़ साहब, जी जी, इनका नाम पहले कहीं था, फिर अचानक वो पर्ची राजा रियाज को थमा दी गई और उन्होंने अनाउंस कर। तो ये कहीं और से जो पर्ची आती है, हमारे सियासतदानों को ये कबूल नहीं करनी चाहिए। हमारे सियासतदानों को खुद फैसला करना चाहिए। बदकिस्मती से बशमूल इमरान खान, जी जी, बशमूल मियां नवाज, बशमूल आसिफ अली जरदारी, हमारे सियासतदान खुद फैसला नहीं कर पाते बहुत सी जगहों पर। वो कहीं और से जो पर्ची आती है उसको कबूल कर लेते हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये जो क्योंकि ये मुनसब हैं, ठीक मुनसब लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, मगर ये बिल्कुल करते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। फिर बिल्कुल नोखे साहब, मजर बड़ला साहब किसी और तरफ इशारा करें, लेकिन मेरा इशारा जो है वो किसी और तरफ है। मुझे ये लगता है कि ये उधर से इशारा नहीं आया था, ये घर से इशारा हुआ था, क्योंकि बहुत सारी तैनातियां जो हैं पीटीआई के दौर में खान साहब ने घर के इशारे पे की थी। लेकिन मैं इस बात की तायीद कर रही हूँ, नहीं, मैं तायीद ही कर रही हूँ इस बात को कि अब जाके खान साहब को, मैं नाम ही ले लेती हूँ, जाहिर है बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके कहने पे बहुत से डिसीजंस लिए खान साहब ने, और अब जाके उनको कहीं ये एहसास हुआ है और उन्होंने जो सियासी मामलात हैं वहाँ से बुशरा बीबी को जो है वो अलग किया है। वो कहते हैं ना कि हाय जालिम को किस वक्त खुदा याद आया। लोग जो है वो ताकत में आकर, एक बड़ा कॉल है, बेनकाब होते हैं, और बुशरा बीबी जो है वो पशेमा का पशेमा होना। वाह वाह वाह। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। सुमेरा जी, ये उस्मान बुजदार की जो तैनाती थी, हाँ जी, उसमें भी कहीं से बाहर से हुक्म आया था, बिल्कुल पर्ची आई वही थी। तो कह रहे हैं ना कि ये तैनातियां घर से हुई। फरागोगी के लिए भी कोई पर्ची आई थी, असद उमर के लिए भी कोई पर्ची आई थी। ये बात आप कर लें, फिर हम उस्मान बुजदार पे बात करेंगे कि वो आजकल के हालात। मैं तो पहले अपनी बात में मुकम्मल कर रहा हूं। अच्छा, ये जो कहा ना जी बरलास साहब ने कि इलेक्शन कमीशन खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, वो जाती हो गया इमरान खान के। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो खान साहब थे, उन पे केस चल रहा है। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो बातें की उस पे तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है उन पे, ठीक है। दूसरी बात ये कहना कि जी वो उनसे छीन लिए गए कागजात, वो अब कहाँ जाएं। पहली बात, नंबर एक, मैं बारी बारी आ रहा हूँ, ये जिनसे कागजात नामजदगी छीने गए, मैंने आपको पहले बताया था, वो छीनने वाले भी उनके अपने ही बंदे थे। उनमें से अक्सर हाजिर हुए, अपील में हाजिर हुए। अब पहले ट्रिब्यूनल के पास जब ये गई है अपील, तो वो जो गायब थे जिनके बारे में कहा जा रहा था सारे आ गए कि ये इनको उठा लिया गया, अगवा कर लिए गए, सारे वहां पे आ गए। और ये तजवीज़ और तायद कुनिंदा, ठीक है, ये आरओ का इख्तियार होता है, लेकिन आरओ किसी एक का इस तरह से अप्रूव कर दे तो फिर उसके बाद एक मिसाल बन जाती है कि लाएं हमारा भी अप्रूव करें। बिल्कुल जो वहां पे कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले हैं, उनको सनम जावेद को नहीं पता था कि उसमें उन्होंने अपना अकाउंट देना है। हाँ जी, तो उन्होंने क्यों दिया जॉइंट अकाउंट? बिल्कुल, गलतियां खुद खुद किसी से, वहां वो बाहर बैठे होते हैं ना सुमेरा, जहां शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट बनवाने जाए ना, अब पता नहीं होते हैं कि नहीं, वहां बैठे होते हैं बंदे, वो बाहर फट्टे पे, जिनको सारा पता होता है कि आपने ये करवा लेते, उन्हीं से मशवरा ले लेते। लेकिन बड़े अफसोस की बात है नोखे साहब कि हर बार ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, और इन छोटी छोटी बातों का इनको पता ही नहीं था। बरला साहब वो कहते हैं ना कि जी ताकत में आकर बेनकाब हो जाते हैं लोग। बुशरा बीबी जो हैं वो नकाब में रहकर भी बेनकाब हो गई हैं, और खान साहब को इस बात का एहसास हो गया कि उनको सियासी मामलात से अलग रखा जाए। लेट नहीं हो गए खान साहब, बहुत नुकसान हो गया उनका। और शुक्र करें कि खान साहब को समझ आ गई। ये बड़ी दुरुस्त बात है कि उन्होंने बहुत से फैसले बुशरा बीबी के कहने पर किए जो गलत साबित हुए। देखिए, उनके घर की औरत है, बीवी है उनकी, उनको घर तक रहना चाहिए था,
उन्हें सियासी कामों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सियासी काम जो है इमरान खान को सियासी मशीरों से डिस्कस करने चाहिए थे। सियासी काम जो है खान साहब अपने जो सियासी साथी है उनसे डिस्कस करते या खुद फैसला करते। मैं समझता हूं कि अगर वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात भी कर ली जाए तो इसमें मजायका नहीं कि चले खान साहब को लुटने पुटने के बाद ये एहसास हो गया कि फिर क्या दुरुस्त आए, वो भी क्या ले सुबह का भूला शाम को घर आ गया। देखिए इस तरह के मशवरों से ग्रेस करना चाहिए था। ये खान साहब को सोचना चाहिए कि उन्होंने आखिर वो दुरुस्त फरमा रहे हैं नुकैल साहब, ये जो बुजदार साहब है ये काउंसलर लेवल का आदमी नहीं है। आपने उसको इतने बड़े का सीएम बना दिया। भाई क्यों बनाया? एक नालायक आदमी है, वो सहल ही नहीं है, तो आपने क्यों ये किया? देखिए मैं पहले भी इस प्रोग्राम में भी कहता रहा हूं, इससे पहले मैं जहां भी जो भी मीडिया इस्तेमाल करता था मेरी वहां ये बातें हैं आज भी। मैं कोई किसी की खुशामद नहीं करता, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। मैं ये बातें करता रहा हूं कि असद उमर साहब को वजीर खजाना नहीं बनना चाहिए था, खान साहब को नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि वो फाइनेंस के आदमी नहीं है, वो मार्केटिंग के बंदे हैं। इसी तरह मैं उस्मान बुज़दार के बारे में कहता रहा कि उस्मान बुज़दार इस अहल ही नहीं है कि उसको वजीर आला बनाया जाए। ये खान साहब के गलत फैसले थे, सारी तायनातियां खान साहब के गले पड़ गई। और ये बुशरा बीबी जो है ये कहां से आ गई थी ये फैसलों में दखल अंदाजी करने वाले? ये बिल्कुल एक ज्यादती थी। मैं समझता हूं कि खान साहब ने जहां मुल्क के साथ ज्यादती की वहां उन्होंने अपने साथ ज्यादती की, अपनी सियासी पार्टी के साथ ज्यादती की कि इस तरह के किरदार को चुन चुन के ला के बैठा दिए हीरे, और वो हीरे जो हैं उन्होंने खान साहब की इज्जत जो है वो खाक में मिला दी। पर्सनली हम कहते हैं कि पर्सनली इमरान खान ईमानदार दयानतदार है, लेकिन ये जो बीवी की तरफ से तोहफे आए बददयांती के नमूने, वो क्यों खान साहब ने कबूल किए? ये खान साहब की जात पे भी एक बड़ा सवाल है। एग्जैक्टली इसके ऊपर हमने कल भी डिस्कशन की थी। एक छोटी सी गुजारिश सुन लें। ये जो उस्मान बुज़दार साहब की बात हुई, यार कैसा बंदा है वो, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह निकल गया। सब मुश्किल में है सिवाय उसके। हाँ, इस वो मौजें कर सबको मुश्किल में डाल के टिकट भी उन्हें मिल गए। उन्होंने पहले अपना वज़ीर आलाशिप भी एंजॉय की, उसके बाद उन्होंने माल भी बनाया, पंजाब का बेड़ा गर्क उसके बाद पीटीआई भी छोड़ दी, पंजाब का बेड़ा गर्क करके वापस गए हैं। अब वो दोबारा इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं। उनकी वजह से सबकी नाराजगी है। उनको वसीम अकरम प्लस का उनको खिताब दिया गया, ठीक है ना। वो तो वसीम अकरम नेगेटिव नहीं साबित हुए बल्कि बी नेगेटिव साबित हुए हैं। लेकिन इस मामले हाँ जी, एक मिनट जी बाय गॉड, खान साहब माइंड करते थे। जब हम लोग तनकीद करते थे ना, किसी मीटिंग में कोई साथियों से मुलाकात होती थी या वैसे कोई मीटिंग होती थी जी, तो फिर कहते अच्छा खास तौर पे चौधरी गुलाम हुसैन तो बड़े ब्लंट है, हाँ जी, वो बहुत तनकीद करते उस्मान बुज़दार पे। अच्छा, और खान साहब माइंड करते थे हाँ जी, कि क्यों ये तनकीद करते हैं, वो बड़ा सादा आदमी है। जैसे उनके खिलाफ कोई बात होती थी खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती थी उनके हक में। गलत है, इसको गलत कहना चाहिए। हम उस वक्त भी गलत कहते थे, आज भी गलत कहते हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों के खिलाफ खान साहब वाकई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने उस्मान बुज़दार के खिलाफ बात होती थी गुस्सा कर जाते थे, हाँ जी, मुराद सईद के खिलाफ बात होती थी तो तब भी वो गुस्सा कर जाते थे। लेकिन मैं ये सुमेरा गुजारिश ये करनी थी मैंने, जो मेरी बात अधूरी रह गई दरमियान में, कि कितनी आसानी से हम कह देते हैं कि खान साहब तो मासूम है, ये तो किया धरा उस्मान बुज़दार का था। ये एक मिनट ना बात सुन लें, ये तो गलत लोगों का इंतखाब हो गया। और हम 2000 इस पिछली गवर्नमेंट में सुना करते थे इनके नारे कि नहीं ऊपर वाला ठीक हो तो नीचे वाले सारे ठीक होते हैं। बिल्कुल। तो ऊपर बंदा ठीक होना चाहिए जो कि मैं होऊंगा, और नीचे वाले सारे ठीक होंगे क्योंकि ऊपर मैं होऊंगा। तो नीचे वाले अब कहां गया वो असूल? नीचे वाले सारे उनको इल्जाम दे दे, वो देखें उसने ये किया उसने ये किया, ऊपर वाला कभी ये हो सकता है चोरों का सरदार मासूम हो, है नीचे चोरियां हो रही हैं लेकिन सरदार जो है ना वो बड़ा ईमानदार है। सरदार को कुछ ना कहें, है वो चोरों का सरदार लेकिन है बड़ा ईमानदार। अब वो जेल में भुगत भी तो रहा है ना नोखे साहब। जिस बात का मैं जवाब सवाल कर रहा हूं उस बात का जवाब देना। भुगत रहा है तो ठीक है, सब नहीं होता। मैं जवाब देता हूं। जी मैं जवाब देता हूं। जी तो देखिए गुजारिश ये है कि बाद औकात सियासी दोस्त उल्टे सीधे मशवरे दे देते हैं या मशीर जो होते हैं। मसलन जब आर्मी चीफ लगाने की बारी आई तो अली कुली खान सीनियर थे,
मगर मियां नवाज शरीफ के दोस्तों ने कहा कि जनाब अली कुली खान तो गौहर अयूब का रिश्तेदार है, इसको ना लगाएं, हाँ जी, ये तो गौहर अयूब को ऊपर कर देगा। तो मियां नवाज शरीफ ने गलत फैसला किया अपने सियासी दोस्तों की वजह से। उन्होंने नीचे से बंदा उठाया, परवेज मुशर्रफ नामी, उसको हाँ जी, आर्मी चीफ बना दिया। बिल्कुल। तो क्या अब हम ये कहें कि वो सरदार गलत था? देखिए, मशवरे मान लेते हैं और मशवरे गलत भी हो सकते हैं। बड़े सगीर में सबसे कामयाब हुक्मरान अकबर बादशाह को कहा जाता है। अकबर खुद अनपढ़ आदमी था, 51 बरस हुकूमत करता है, लेकिन उसके 9 रतन जो थे वो बहुत समझदार थे, जी, वो बड़ी अच्छी मिसाल देते थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ये किसके कहने पे फिर एक आर्मी चीफ जो लगाया, और खैर से मियां साहब की तो हर आर्मी चीफ के साथ लड़ाई होती चले रही है, गलत तायनातियां ये करते और हैं बात है। तो फिर उसको भुगतते भी हैं, उसके नताइज भी उनके सामने आते हैं। सुमेरा, जब हम ये कहते हैं ना कि फलां बंदा ईमानदार, जब जनरल बरलास साहब बाजवा का सुनिएगा, इंतखाब हुआ, बरलास साहब सुनिएगा, तब भी एक जूनियर आदमी को लाया गया बरलास साहब कि वो सुनिए। जो ऊपर आ रहा था, जी, वो कहा गया कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का रिश्तेदार है। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल मियां बिल्कुल। साहब को एक जूनियर आदमी को जनरल बाजवा को ले आए। चले अब और नुखैर एक साहब को महीना कमेंट लेने, फिर गुजरा ब्रेक की था, तरफ जाना है। तो अपने एक दोस्त से मियां साहब ने कहा हम्म, कि गलत फैसला हो गया। बरलास जी, साहब जी, कान में आवाज आ रही है हमारी, तो जरा 2 मिनट सुन लें। मशीर जो है वो मरवा देते हैं, गलत फैसले करवा बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी नुखैर साहब। अच्छा, बरलास साहब से मैं जितनी दफ़ा कहता हूं कि दरमियान में जुमला सुन लें तो वो नहीं सुनते, तो ये फिर मुझसे शिकवा करते हैं कि आप मेरा जुमला नहीं सुनते। इनका हरगिज जुमला नहीं मैंने सुनना अगर मेरी बात हो रही होगी, क्योंकि मैंने बार बार यार, इनको मेरी रोका, बात मुझे वो सारा भूल जाती गया इधर। जो मैंने आपको कहना था। अच्छा चले, सुने, जी जी, ये कहना ना कि वो तो देखे नहीं, इमरान खान पे तो कभी कोई इल्ज़ाम ही नहीं लगा। कल भी आपने यही कहा था, वो कभी वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा हो तो उस पर इल्ज़ाम लगे ना। एक बंदा कहे मैं ईमानदार हूँ, जॉब लगाता वो रेडी हो, तो मैं उसकी ईमानदारी का क्या इम्तिहान लूँ? किसी जगह पे लगेगा जहां पे रिश्वत की ऑफर होगी तो तब पता चलेगा ना कि उसमें कितनी ईमानदारी है। बिल्कुल तो सही। ये जब लगे, माशाल्लाह, जब मुल्क के वजीर आजम बने, उसके बाद नीचे करप्शन की गंगा बही, तो उसके जिम्मेदार यही होंगे। जाहिर है, उनको कहें कि बिल्कुल। आप नहीं है। बिल्कुल, इनको पता हुक्मरान- था, इन्होंने क्यों नहीं बदले बंदे, हाँ जी, इन्होंने क्यों नहीं बदले। बिल्कुल, जब बार इनको बार पता कहने चला, पे। जब इनको पता चला साथ, और आपका क्या ख्याल है कि बुशरा बीबी की करप्शन का नहीं पता था? बिल्कुल, फराह पार्टी- गोगी की नहीं, वो जो DGISI हैं, हाँ जी, उनका मामला आपको पता है ना कि वो फाइल लेके गए थे इनके पास, बिल्कुल, कि ये उसी वजह से तो उनके खिलाफ हुए थे ये, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। तो जिन लोगों का आपको पता हो, अब हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाँ हैं, जी। जो अब ये उस वक्त ये भी फाइलें लेके गए थे, बिल्कुल ऐसा ही है। जिन्होंने बताया कि ये आपको तबाह कर रही हैं, तो उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया। तो जब इनको बताया भी गया कि फलां बंदा करप्शन कर रहा है और इन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो ये इसमें इन्वॉल्व ना हुए। बिल्कुल सर, नुखैर साहब, मुखालिफ जो हैं वो जब आपको कहते हैं कि ये बंदा करप्शन करा या गलत है, तब तो बात कहते हैं कि हम नहीं मानते, लेकिन आपके घर से या आपकी पार्टी से जब लोग जो हैं वो ये कहना शुरू कर देंगे तैनातियां गलत हैं। हम रिहाम खान की जब बात करते हैं तो वो खान साहब चाहते थे कि डायरेक्टली ना हो सियासत में, लेकिन बुशरा बीबी ने बड़ी ट्रिक खेली और वो इनडायरेक्टली सियासत में भी इन्वॉल्व रही और करप्शन में भी इन्वॉल्व रही। मैं एक बात बता दूं, सॉरी, अब आपने ना रुख कर लिया बुशरा बीबी की तरफ। जी जी, मैं ठीक है, मैं जी, ये बड़ा ये नहीं हम ऐसे बात नहीं ही ये खेलने कर रहे देंगे। हैं, अब नुखैर साहब, आप इतनी देर यूं ही से- इमरान खान की बात आती है, नहीं, आप नहीं, घुमा के बुशरा बीबी पे ले आती है। मैं ये बात कर रही हूँ कि खान साहब का ये नहीं, था कि नहीं, उनकी भुगत उनकी रहे हैं। अहलिया जो है, रिहाम खान की मैं बात कर रही हूँ ना, कि वो डायरेक्टली सियासत में इन्वॉल्व ना हो। भुगत आपको रहे भी हैं। पता है उनके इश्यूज भी यही थे, लेकिन बुशरा बीबी जो है बड़ा ट्रिक खेल के जो है वो पॉलिटिक्स में आई और करप्शन भी की उन्होंने, और खान साहब से अपने सारे जो है वो फैसले भी मनवाए। तो सही, उन्होंने ट्रिक खेली है। एग्जैक्टली मैंने पहले भी यही बात की। मुझे ब्रेक लेनी है नुखैर साहब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। बार बार मेरे कान में ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जनाब। परवेज मुशर्रफ साहब की जो सजाए मौत देने की खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार है और खुसूसी अदालत की सजा के खिलाफ जो अपील थी वो गैर मुअस्सर करार हो गई है, और लाहौर हाई कोर्ट का जो खुसूसी अदालत का फैसला है वो भी कलअदम करार दे दिया गया। ये जो अपील थी इसकी पैरवी के लिए फैमिली में से कोई नहीं आया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह कहते हैं कि जो 12 अक्टूबर बर्दाश्त ना किया होता तो 3 नवंबर ना होता। इस पर एक पैकेज मुलाहिजा कीजिए, फिर वापस आता। नुखैर साहब, ये जो फैसला आया है इस पर आप क्या कहेंगे? आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मुशर्रफ साहब जब जिंदा थे तो उनके खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था। ये क्या हो रहा है अदालतों में? भुट्टो का केस, फिर मुशर्रफ के फैसले पर भी इस तरह के फैसले आना शुरू हो गए। जिंदों को मार रहे हैं और मरे हुओं को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मरे हुओं को जिंदा कर रहे हैं, जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुशर्रफ को जिंदा किया उन्होंने। भुट्टो की बात कर रहे हैं। बात यह है कि हमारे ये क्यों समझा जाता है कि जो इंसान मर गया बस वो अच्छा ही है।
ठीक है, जो मरा हुआ है ना उसकी उसकी बस तारीफ ही करनी है। एक डिक्टेटर जिसने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा और फिर उसके बाद उसने 8 साल गुजारे, जिसने सदर को हटा दिया, उसके इख्तियारात भी ले लिए, जिसने मुतलकुल अनान हुकूमत की इस मुल्क पे, उसको, और आप कह रही हैं उसके खिलाफ कोई बोला नहीं। मैं आपको दिखाऊं उन लोगों के नाम जो बोले, जिन्होंने कॉलम लिखे उनके खिलाफ, सर फहरिस्त है उनमें अताउल हक कासमी जी जी। और इन्होंने कहा कि जी पीटीआई वालों ने, ये तो उनकी सजा के खिलाफ खड़े हो गए थे साथ, जी जी, कि उनको सजा नहीं देनी चाहिए। पीटीआई कौन होती है उसके खिलाफ फरीक बनने वाली? एक डिक्टेटर के खिलाफ। और डिक्टेटर ने क्या किया? डिक्टेटर ने सारी जमातों को चलता बाहर किया, एक काफ लीग बनाई और अपनी मर्जी से हुकूमत की। आज अगर उसकी सजाए मौत तो उनको पहले दी जा चुकी थी, ये फैसला वही है। नोखे साहब, सॉरी आपको कट कर रही हूँ, इस वक्त दानियाल अजीज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चूंकि उनकी जगह पे चौधरी अनवारुल हक साहब जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो इस पे हम उनसे बात कर लेते हैं। उनको टिकट नहीं मिला। दानियाल अजीज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या कहेंगे, इलेक्शन इस दफा नहीं लड़ रहे, टिकट जो है वो अनवारुल हक साहब को मिल गया, क्या कहेंगे इस पे, पार्टी की पॉलिसी पे? लड़ा हूँ, पहले से भी ज्यादा हिम्मत करूंगा कि ये महंगाई के खिलाफ बात करने की। दानियाल जी सर, सुन पा रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि महंगाई जी जी पाकिस्तान में अवाम का सबसे बड़ा मसला है, और अगर उसके खिलाफ बात करने, महंगाई के खिलाफ बात करने का ये नतीजा निकला है तो मैं इसको कबूल करता हूँ और मैं अवाम के पास जाऊंगा और इंशाल्लाह ताला पहले से भी ज्यादा बढ़ के भाऊंगा। दानियाल साहब, अगर आप आजाद खड़ा हो रहे हैं और जीत जाते हैं आप, तो फिर कौन सी पार्टी, आप मुस्लिम लीग नून में ही रहेंगे? हर को इस्तेमाल करूंगा जिसमें पाकिस्तान में महंगाई का रोकथाम हो सके। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन जो नोखे साहब आपसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आप आजाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और आप जीत जाते हैं, फिर आप पीएमएलएन को ही ज्वाइन करेंगे या कोई किसी और पार्टी में जाएंगे? जो भी पार्टी महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी, मैं उस बिल्कुल वो तो मंशूर में पता चल जाएगा ना दानियाल साहब। जी, तो उस वक्त पता चल जाएगा ना। जी बिरला साहब। दानियाल, मैं भी कोई पूछ सकता हूँ? जी जी, प्लीज प्लीज। अच्छा दानियाल अजीज साहब, ये बताएं कि ये वजह क्या बनी? आपका एक बयान ही इतनी बड़ी वजह बन गया या कोई और वजूहात है? ये सबसे अहम इशू है और शायद वो बात ना गुजरी किसी पे, लेकिन बात ये कि मैं वो बात करने से नहीं रुक सकता, क्योंकि महंगाई दानियाल साहब का सबसे बड़ा इशू है। दानियाल साहब, ये पॉसिबल है कि आपको ज़िमनी इलेक्शन में कहीं एडजस्ट कर दे पीएमएलएन? नहीं, मैं एडजस्ट वाला नहीं हूँ, ये तो अब तक आपको समझ आ गई होगी मेरी। तो दानियाल साहब, आपकी पार्टी को इस बात का नहीं पता, उनको नहीं अंदाजा है कि आपके कितने वोटर सपोर्टर हैं? आपको लगता है कि ये फैसला ठीक हुआ है? मुझे तो नहीं लगता ये फैसला ठीक हुआ है, और मैं ये कहता हूँ कि अगर पार्टी में जो लोग महंगाई के खिलाफ बात करते हैं और उसके खिलाफ उसके कोई करते हैं, अगर उनके साथ ये सलूक है तो मुझे तो कबूल है, क्योंकि मैं ऊपर बात मैं तो नहीं रुक सकता। ठीक है, आप जो है वो बड़े सीनियर एक लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो आपको नहीं लगता? कुर्बानियां इनकी बड़ी पार्टी के लिए आपकी, बिल्कुल। और पार्टी पे जब मुश्किल वक्त था तो दानियाल साहब सफे अव्वल में खड़े होते थे, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हमें नजर आए थे। तो आपने बात की अपने लीडर से इस मामले पे? जी, मेरी शहबाज साहब से मीटिंग्स हुई हैं, उनको भी मैंने यही बावर करवाया था कि ये ज्यादती हो रही है और इस तरह से अगर महंगाई के ऊपर कोई बात करता है तो इस तरह से सलूक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको मजीद देखना चाहिए, इसका हल तलाश करना चाहिए। तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? बस वो पावर पॉलिटिक्स चली अंदर, आपको पता है कुछ पुराने लोग हैं, उन्होंने ये धमकियां दी कि जी मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो चीजें में उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और महंगाई को सजा दे दी। तो आपको क्या लगता है अनवारुल हक साहब की पोजीशन क्या है उस हल्के में? वो उस हल्के में कभी उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा एमएनए का, और पार्टी के साथ भी उनकी कोई इतनी वाबस्तगी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये सरियम जो है ना, मतलब उन्होंने पार्टी के लिए अच्छा फैसला नहीं किया। तो इसकी वजह आपको नहीं लगता कि एहसन इकबाल साहब भी हैं? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स चली है। जी, बिल्कुल वही वजह है, निशानदेही मैंने की। चले, आपको नहीं लगता दानियाल साहब, अब आप उस हल्के से इलेक्शन अगर लड़ते हैं तो आपको नहीं लगता पार्टी के साथ आपको जाना चाहिए, आपको विड्रॉ कर देना चाहिए? कुछ भी नहीं, देखिए मेरा मिशन है महंगाई का खात्मा, उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा।
चलें चलें दानियाल अजीज साहब, देखते हैं अब आपका 8 फरवरी को पता चलेगा। जी बरला साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? दानियाल अजीज साहब है ना अभी फोन जी जी हैं बिल्कुल हैं। अजीज साहब क्यों छोड़े? दानियाल अजीज साहब के वालिद उधर से एमएनए होते रहे, इनकी 22 सीट है और दानियाल अजीज साहब पहले भी आजाद असीयत में जीत चुके हैं। ये उनके लिए कोई नया तजर्बा नहीं। तो मेरा ख्याल है वहां एक जिले में एक पार्टी को एक शख्सियत को मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। ये जो आपने अनवारुल हक का जिक्र किया, ये 88 में एहसन इकबाल वाली सीट से एमएनए बने थे जी जी। और फिर ये नेता बन गए थे। तो दानियाल अजीज की कुर्बानियों को तो देखिए, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी कुर्बानी दी, मगर पार्टी कुर्बानियों को याद शायद नहीं रखती। यही मुस्लिम लीग का वतीरा है, ये नून का। दानियाल साहब आपको लगता है कि पार्टी इस वक्त इस सूरत हाल में है कि वो इस तरह का कोई भी लॉस जो है वो बर्दाश्त कर सके? उनको नहीं पता कि उनके कौन से लीडर की जो है वो क्या वर्थ है, किस हल्के से है, फिर वो इस तरह के डिसीजंस ले रही है, तो पार्टी के लिए नुकसान है। मेरे ख्याल में बिल्कुल नुकसान है इसका। सिर्फ इस सीट 75 पे नहीं पड़ना, इसकी 3-4 सीटें फर्क पड़ता, और उसमें यह है कि एक अननोन कैंडिडेट को जिसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक जिसकी कारकर्दगी आपके सामने है, उनके कहने के ऊपर जो है ना, उनकी जिद के ऊपर ये सारा कुछ हुआ है, और मैं समझता हूँ कि पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है ये। बिल्कुल। अच्छा दानियाल साहब आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, पहले भी ये सवाल हुआ, क्लियर जवाब नहीं मिल सका। दानियाल अजीज अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और वो जीत जाते हैं तो पीएमएलएन के साथ होंगे या फिर किसी और पार्टी में, या फिर आजाद ही रहेंगे? जी फिलहाल आजाद ही हूँ, जो चूंकि आपके सामने है सारा कुछ। तो मैंने आपको कहा है कि जो बेहतर महंगाई के खिलाफ लड़ाई करने के लिए सूरत सामने आएगी मैं उसके साथ होऊंगा। चले ठीक हो गया। दानियाल अजीज साहब बहुत शुक्रिया आपका। नुखैर साहब आपने सुना, दानियाल अजीज साहब बड़े ही दिलबरदाश्ता हैं, और जाहिर है आप एक हल्के में इतना वक्त देते हैं, आप लोग आपके वहाँ पर सपोर्टर्स होते हैं, और वहाँ से जब आपको टिकट पार्टी नहीं देती है तो अफसोस तो होता है। क्या कहेंगे? अच्छा सुमेरा, मैं ये समझता हूँ पार्टियां जब किसी को टिकट देती हैं ना, वो कुछ और अवामिल देख रही होती हैं। पिछले इलेक्शन हुए, फिर उससे पिछले इलेक्शन हुए, अब की सूरत हाल मद्देनजर रखनी पड़ती है। अब वहाँ सूरत हाल क्या है, नया वोट उसमें एंटर हो गया, लोगों के सोचने के अंदाज बदल गए। बिल्कुल। तो पार्टी यकीनन वहां पे किसी को टिकट इसलिए तो नहीं देती कि वो हार जाए वहां पे। जितना मर्जी कोई पार्टी का पसंदीदा हो, लेकिन बहरहाल टिकट के मामले में तो ये होता है कि टिकट उसको दिया जाए जो जीते वहां पे। जिंदगी और मौत का सवाल बना हुआ होता है। तो मुझे दानियाल अजीज साहब की बातों से लगता है कि वो पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो पार्टी में किसी एक शख्स के खिलाफ हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो जीत गए और उन्हें ये मौका मिला आज़ाद हैसियत से आने का, तो जाहिर बात है आज़ाद तो नहीं फिर रहना, फिर कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और वो पार्टी उनके लिए सबसे बेहतर जो रहेगी वो उसी में जाएंगे जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। ठीक है, चलें ये तो वक्त बताएगा, अभी तो वो बहुत दिलबरदाश्ता है। इस पे मैं बरला साहब से भी बात करना चाहूंगी। मुस्लिम लीग नून जो है वो 15 जनवरी से अब इंतखाबी जलसों का आगाज करेगी। अब फाइनली उन्होंने ऐलान कर दिया, नुखैर साहब ने भी ये बात कुछ दिन पहले बताई थी कि 15 से वो जलसे जो है वो शुरू कर देंगे। इसके ऊपर हम एक पैकेज मुलाहिजा करते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे तो फिर बरला साहब की तरफ चलेंगे। बरला साहब, कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा इसकी फहरिस्तें भी तैयार हो चुकी हैं और कुछ अनाउंसमेंट्स भी हो चुकी हैं, और पीएमएलएन ये कह रही, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि टिकट्स की जो तकसीम है उसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। दानियाल अजीज साहब की बातें आपने सुन ली होंगी, वो कितने दुखी हैं इस वक्त, और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि कोई इख्तलाफ नहीं है, ऑल इज वेल। वो राना साहब तो बादशाह बंदे हैं, राना साहब बरादरी की बेस पे कह रहे हैं, क्योंकि वो जो ऐसा निकला है उनकी बरादरी के हैं। तो बरादरी की बुनियाद आपको पता है हमारे यहाँ बदकिस्मती से बड़ी चलती है सियासत में, तो इसलिए वो कह रहे हैं जी कोई। देखिए दानियाल अजीज पहले भी मैंने अर्ज किया कि 97 में आजाद हैसियत में जीते थे। हाँ जी। 10 लोगों था, कैसर अहमद शेख और दानियाल अजीज वगैरह का। तो ये कोई जिंदगी होता कि आप किसी सियासी पार्टी में ही जाए। आप आजाद हैसियत में जीते हैं, आप आजाद हैसियत में रह सकते हैं। बिल्कुल सही। दानियाल अजीज को अच्छी तरह से जानता हूँ। दानियाल अजीज कभी मेरा ख्याल है रुख नहीं करेंगे नून लीग का। अच्छा। इसलिए कि वो उनको बहुत धचका पहुंचा है। देखिए उन्होंने एक नाहली काटी और एक जमात के फ्रंट फुट पर वो लड़ते रहे इस जमात के लिए। तलाल चौधरी भी ऐसे ही थे। बिल्कुल वो भी ऐसे। तो अब अगर आप इतना एक जमात को डिफेंड करें और उसके बाद उसके समर में जो जमात है आपकी वो आपको टिकट भी जारी ना करे और वहां शख्सियात जो है वो भारी हो जाए और काम आपका पीछे चला जाए, तो ये एक तरह से
पॉलिटिकली ज्यादती हो जाती है। अब आ जाए ये जो पैकेज आपने दिखाया, जी देखिए आपने नोखेज साहब तो कह रहे थे ना सारे कागजात मंजूर हो गए, भाई एक जमात के बानी चेयरमैन के कागजात मुस्तरद हो गए, हाँ जी उस जमात के कागजात मुस्तरद हो गए, साबिक वफाकी वजीर मोहन सलाई के कागजात मुस्तरद हो गए, उनकी वालदा के मुस्तरद हो गए। हाँ जी तो ये कौन सा इंसाफ है? और ये जो इलेक्शन कमीशन है इसकी मुझे समझ नहीं आती कि ये कोई अदालत है जो तौहीन इलेक्शन कमीशन गढ़ लेती है? ये अदालत है फर्दे जुर्म लगाती है? ये अदालत कब से डिक्लेयर हो गई है? इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हाँ जी। अदारा रहे, ओके, लेकिन वो अदालत का रूप ना धारे। बिल्कुल सही। और देखिए अभी तो ये केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाँ जी ये इमरान वाला भी जाएगा, ये चौधरी परवेज लाई वाला भी जाएगा, मोहन लाई वाला और कैसरा लाई वाला भी जाएगा। उम्मीद है कि उनके कागजात मंजूर हो जाएंगे, ठीक है, उम्मीद की जा सकती है। अदालत से बेहतर तवक्को करनी चाहिए। ठीक हो गया। और अभी भी इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान है कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मुहैया कर रहा तमाम जमातों को एक जी जैसा। बिल्कुल 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 सही है। नोखे साहब आप इस पे कमेंट करना इलेक्शन चाहेंगे? कमीशन आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन अपने अहकामात देने में आजाद है। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये क्यों कहा कि फलां पार्टी का निशान नहीं रहेगा? तो ये इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत तस्वुर की जाएगी। और दूसरा ये कहना कि जी वो मोहन सिलाई बाहर है, उसके कागजात नाम, वो किस वजह से कागजात नामजदगी नामंजूर हुए हैं, उन वजूहात को भी देखा करें। सुमेरा, मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है। जी जी। वो हम सुना करते थे जब मियाँ साहब थे ना जेल में, तो एक जुमला सुना करते थे कि देखो बाप जेल में है हाँ और जी। बेटे लंदन में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और वो मौजें आ कर नहीं रहे हैं। अपने वालिद को मिलने तो के लिए। आज भी एक बाप जेल में है और बेटे बेचारे, उन पे तो कोई केस भी नहीं है, आके मिल जाए। लेकिन ये बाप जेल में है, वो लंदन नहीं जा रहा ना। सुने ना, उनको पता था कि हमारा वालिद जो है वो लंदन आ जाएगा, हमने क्या करने मिलने। पहले तो इस बात का जवाब दें कि उनको आना चाहिए कि नहीं। और दूसरी, वो मोहन सिलाई साहब के वाले साहब भी लंदन चले जाएंगे, उनको भी यकीन होगा, वो भी इसीलिए नहीं आ रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात सही है आपकी। चलें अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सियासतदान जो हैं वो तो मुस्ताफी हो ही रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी हमने देखी पिछले दिनों, धड़ाधड़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और मुस्ताफी भी, पार्टी ओहदों से भी और सियासत छोड़ने का ऐलान भी। एक जज है वो भी मुस्ताफी हो गए हैं। उनकी एक कन्वर्सेशन है मुज़ाहिर नकवी साहब की आबिद जुबैरी एडवोकेट साहब के साथ, पहले वो सुन लेते हैं फिर वापस आके इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जी जी, मुजाहिर अली नकवी को लुभाना जो मखा का केस है। अच्छा चलो, मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज जाएंगे आज, फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होता फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। बिल्कुल मुजाहिर अली अकबर नकवी, ठीक है जी, बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना, तो मुजाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर, फाइल कर दिया। जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा है। जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर वो काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। वो मैं कर लेता हूँ, बहुत देते बड़े किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर भी नकवी साहब हैं, तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आपको क्यों नेचुरल हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ जोजा साहब। जी जी। मजहर बडलाल साहब, ये ऑडियो यकीनन तौर पर आपने पहले भी सुनी होगी, क्या कहेंगे सर? मुझे इस पे आपका शॉर्ट कमेंट चाहिए, हमारे पास टाइम चूंकि कम है। बिल्कुल टाइम कम है। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुझे जस्टिस क्यूम वाली ऑडियो याद आ गई है। वो जस्टिस क्यूम की हो या जस्टिस मुजाहिर अली नकवी की हो, इस तरह की मुदाखलतें अच्छी बात नहीं है, इंसाफ पर असरअंदाज होती है। तो मैं दोनों की मदद करता हूँ। बिल्कुल सही। नोखे साहब, वो एक जस्टिस साहब अभी तक इंसाफ के मुंतजर हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका भी जिक्र हो जाता तो अच्छी बात थी। और ये जस्टिस साहब बाय द वे, ये जो रिजाइन दिया है, इनको पहला रिजाइन नहीं है, ये 7वें जज होंगे जी। और माजी में सुप्रीम कोर्ट के 6 और हाई कोर्ट्स के 10 जजेस मुस्ताफ़ी हो चुके हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। मुख्तसर बता रहा हूँ कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने इस्तीफ़ा दिया था और 2001 में जस्टिस राशिद अजीज़ ने इस्तीफ़ा दिया था। 3 नवंबर 2007 को जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर और जस्टिस एम जावेद
भुट्टर साहब ने इस्तीफ़ा दिया था। 2001 में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम ने, वो इनके जो पसंदीदा हैं, वो इस्तीफ़ा दिया था उन्होंने। फिर अप्रैल 2019 में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान मुस्तफी हुए थे, 2 और हैं। और 2017 में जस्टिस मजहर इकबाल सिंधु, फिर मई 2015 में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तस्नीम। बिल्कुल तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी बिना पर उन्होंने यहाँ जो वजूहात है, यहाँ वजूहात करप्शन है और उससे वो समझते हैं कि असासों से मुतालिक उनके ऊपर इल्जामात थे। बिल्कुल ठीक है। गुल नुखैज़ अख्तर साहब, काजी फायज़ ईसा साहब थे। जी, गुल नुखैज़ अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मज़हर बड़ला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर मुज़ाहिर नकवी पर जो है वो असासों से मुताल्लिक इल्ज़ामात है जिनकी उन्होंने डिनाई किया है। क्या जस्टिस मुज़ाहिर ने इस्तीफ़ा देकर अपनी मराद बचा ली है, एक सवालिया निशान है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।